बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ वो कुछ जजेस की वजह से हुआ, उनके फैसलों की वजह से हुआ, उनके कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हुआ, उनके सियासी होने की वजह से हुआ। और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पोलराइजेशन में इजाफा हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा किरदार इन जजेस का भी है। अगर वैसे इज्जत के साथ बात की जाए, बहुत एहतराम के रिश्ते के साथ बात की जाए और बहुत ही आप समझ लें कि अच्छे अल्फाजों में बात की जाए, तो सादा अल्फाजों में आसान बात कर देता हूं कि ये जो उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो अदालत उज़्मा के सरबराह हैं, अगर वो दुरुस्त इकदाम उठाते या दुरुस्त वक्त में दुरुस्त फैसले करते तो शायद आज सुप्रीम कोर्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा ना होता। अब चूंकि अदालत के अंदर जो डिवाइड है वो सबको नजर आ चुकी है, तकसीम वाज़ेह हो चुकी है और जजेस के दरमियान जो डिवाइड है वो खुद जजेस के फैसलों की वजह से पैदा हुई है। और कुछ जजेस के जो फैसले हैं वो मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के तौर पर पाकिस्तान की अदालती तारीख में याद रखे जाएंगे, पाकिस्तान की सियासी तारीख में याद रखे जाएंगे और तारीख की किताबों का हिस्सा बनेंगे। मौलवी मुश्ताक, जस्टिस मुनीर, उसके बाद जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार और जस्टिस नसीम हसन शाह, जितने इस किस्म के जजेस आए उनको तारीख कभी माफ नहीं करेगी, इस वजह से कि उन्होंने जो मुतनाज़ फैसले किए, जो पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, उसको कभी भी पाकिस्तान की ना तो जो है वो अवाम माफ करेगी, ना ही उसको पाकिस्तान की तारीख माफ करेगी और ना ही उसको पाकिस्तान की अवाम कभी भी कबूल करेगी। उसकी वजह यह है कि सर उन फैसलों की वजह से पाकिस्तान को एक मेजर लॉस उठाना पड़ा, शदीद नुकसान उठाना पड़ा। अब चूंकि ये जो एक बहरान था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही फैसला, पहले आर्टिकल 63A में जस्टिस मुनीब अख्तर का वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन, फिर उसके बाद जी सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जब 9 जजेस का एक लार्जर बेंच बना। और आप सबको शायद वो याद है, बार बार वो डिटेल से बात करने की ज़रूरत नहीं है कि वो गुलाम महमूद डोगर जो CCPO लाहौर था, उसके तबादला केस में जी एक जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए, एक ऑडियो वाले जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जिनका नाम लेते जो है वो पता नहीं कितने पाकिस्तानियों का जो वो सर है वो शर्म से झुक गया होगा। वो जो ऑडियो वाले जज हैं जी, वो माशाल्लाह से उनका अगर आप पूरा जो आप उनका कंडक्ट है ना वो उठाकर देख लें तो वो मेलाफाइडी है। वो इस वजह से कि जी वो जज साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कहते हैं कि जी आप इस पर एक अज़खुद नोटिस लें। वो क्या करते हैं कि गुलाम महमूद डोगर तबादला केस में एक अज़खुद नोटिस लेते हैं और वो अज़खुद नोटिस लेने के बाद एक लार्जर बेंच बना देते हैं और वो 9 रुकनी लार्जर बेंच बन जाता है। उसमें से 2 जजेस के ऊपर एतराज, 7 जजेस बचे, 2 जजेस ने फैसला सुना दिया, 5 जजेस बचे, 5 में से 2 ने फिर फैसला सुना दिया, 3 का फैसला जो आया उसके बाद ये बात सर्कुलेट करना शुरू हो गई कि जो पहले जब 7 रुकनी बेंच बच गया तो जो 2 जजेस ने पहले फैसला सुनाया, फिर उसके बाद वो 2 जजेस ने जब 5 रुकनी बेंच में से फैसला सुनाया, वो 4 जजेस का एक ही फैसला था और वो जो रिमेनिंग 3 जजेस थे उनका एक फैसला था, वो अक्सरियती फैसला। फिर जस्टिस अतर मिनिल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, इनका जो आप समझ लें कि जो इन्होंने बातें की हैं वो चीफ साहब जो हैं उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और चीफ साहब ने कहा कि जी नहीं मैं नहीं उसको मानता। फिर आप सबको शायद याद होगा कि मंसूर अली शाह साहब या अफरीदी साहब का जो जजमेंट है, मंसूर अली शाह साहब का एक जजमेंट है, उसके बाद जमाल खान मंदोखेल साहब का एक जजमेंट है, वो तो चीफ साहब ने माने ही नहीं। और फिर वो इंतजार हो रहा था कि अतर मिनिल्ला साहब ने धमाका कर दिया, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर सवाल लगा दिया, उसके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया और जो फैसला दिया, जो तफसीली इख्तलाफी नोट जारी किया, अगर आप उसको पढ़ लें तो वो चीफ जस्टिस के खिलाफ एक चार्जशीट है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथ बैठे हुए जो 2 रिमेनिंग जजेस हैं उनके खिलाफ ये चार्जशीट है। ये सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस के खिलाफ चार्जशीट है जिन्होंने 3 रुकनी बेंच बनाकर इमरान खान साहब की मोहब्बत में फैसला दिया। और वो फैसला इसलिए दिया, वो मैंने आपको रीज़न बता दी थी कि वो
आपको सबको शायद याद होगा, क्योंकि इस साल उमर अता बंदयाल साहब हो रहे हैं रिटायर सितंबर के अंदर, और वो जो सितंबर के अंदर उनकी जो रिटायरमेंट है उस हवाले से एक लॉलीपॉप दिया गया कि जी आप जो है ना, आपको हम एक्सटेंशन दे देंगे, और उस एक्सटेंशन के बदले में जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आएंगे तो वो एक बिल पास होगा और जजेस की उम्र जो है वो 68 ईयर्स कर दी जाएगी। ये परवेज मुशर्रफ साहब ने भी ये मॉन्डी हरकत की थी और उन्होंने जजेस को इस तरह से लारा दिया था जो उनके लाइक माइंडेड जजेस थे, जिस तरह अब्दुल हमीद डोगर साहब थे और इस किस्म के बहुत से जजेस थे जो परवेज मुशर्रफ साहब के दस्ते राज थे और परवेज मुशर्रफ साहब के बड़े करीबी तस्वुर किए जाते थे। तो ये सर लारा दिया हुआ था ना, ये बताया हुआ था कि जी अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो हम तो आपके लिए सोने पे सुहागा साबित हो जाएंगे, हम तो आपको चार चांद लगा देंगे। तो बेसिकली आते हैं जी कम टू द पॉइंट के सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं इकदामात की वजह से पार्लियामेंट ने अज खुद नोटिस जो केस था उसमें चीफ जस्टिस के हाथ बांधे। इसी पार्लियामेंट ने कानून साजी की, इसी पार्लियामेंट ने ये इख्तियार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ही मोस्ट सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं दोनों, इस हवाले से पार्लियामेंट ने कानून साजी की कि जो कानून बना उस कानून के तहत चीफ जस्टिस खुद तनहा हैसियत में अज खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे, उनको सुप्रीम कोर्ट के दो मोस्ट सीनियर जजेस से परमिशन दरकार होगी और उनको परमिशन लेनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के दो मोस्ट सीनियर जजेस से। जो बिल पास हुआ उस बिल का मकसद ही ये था कि किसी तरह ये जो अज खुद नोटिस है जिसका गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, कभी मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब अज खुद नोटिस ले लेते हैं, कभी चीफ जस्टिस साहब ले लेते हैं, कभी एजाजुल हसन साहब ले लेते हैं। तो ये तो रवायत चल पड़ी थी ना कि मोस्ट जूनियर जजेस जो हैं वो जी अज खुद नोटिस, और जूनियर जजेस से हट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जिस तरह से अज खुद नोटिस ले रहे थे। आपने माजी में देखा कि साकिब निसार साहब ने किस तरह से जुडिशल एक्टिविज्म की, किस तरह से अदलिया को नुकसान पहुंचाया, किस तरह से उसने बार बार वो अज खुद नोटिस लेकर पाकिस्तान की अदलिया को दागदार करने की कोशिश की। और वो जो शख्स था उसका अगर आप नाम अगर लेना तो तारीख में बेशर्म इंसान के नाम से उस बंदे को बुलाया जाएगा कि जिस तरह से उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जनाजा निकाला, आइन का जनाजा निकाला और इमरान खान की मोहब्बत में वो शख्स फैसले देता रहा। उसके बाद जिस तरह से उसने पार्लियामेंट को हाईजैक किया, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को सिर्फ इस बुनियाद पर निकाला कि जी उसने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली तो उसको जी डिस्क्वालीफाई कर दिया। मतलब इस किस्म के जो मुतनाज़ फैसले थे उन्होंने पाकिस्तान में अदलिया का जो किरदार है उसके ऊपर सवालात उठाए, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे और इन्हीं चीज़ों से अदलिया की जो शोहरत है वो दागदार हुई। और अब जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं वो भी आपको पता है, वो हम सबको पता है कि एक जी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक आप समझ लें कि एक लाइक माइंडेड सोच कि जी वो बेंच में बैठेगा, वो बेंच में बैठेगा, वो 3 रुकनी वो 5 रुकनी बेंच, और बाकी जजेस जो हैं वो घास वो चारा डालने चले जाएं, वो किसी काम के नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 3 या 5 जजेस ने बैठकर मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना और बाकी जजेस जो है वो नालायक हैं, वो नाहल हैं, वो करप्ट हैं जी। चीफ जस्टिस साहब की नज़र में वो इस काबिल ही नहीं है कि जी उनको कोई केस में उनको किसी बेंच में बिठाया जाए और फिर आंखों से आंसू कि जी हमारे भी जज्बात हैं, हमें भी रोना। तो भाई रोना किस गल दा आ रहा है, रोना किस गल दा आ रहा है? सब तो पहले तो यह गल दसो कि रोना किस गल दा आ रहा है। मतलब हमें ये समझ नहीं आती कि रोना किस बात का। भाई ये जो सारा कुछ हुआ ये आपके इन्हीं इकदाम की वजह से तो हुआ। अब खैर आते हैं जी उस पॉइंट की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही जो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की, कानून साजी की, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 जो कौमी असम्बली में आया और कौमी असम्बली में इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर तकारीर भी हुई। और अब ये जो बिल है इस हवाले से जी सदर मुमलिकत, वैसे हैरान हूँ मैं इस पाकिस्तान के सदर के ऊपर कि आरिफ अलवी साहब, जिनका नाम पाकिस्तान के मुतनाज़ सदूर के तौर पर याद रखा जाएगा सिर्फ इस हवाले से कि एक शख्स जिसकी बड़ी तारीफ की जाती थी सदर बनने से पहले और कहा जाता था कि आरिफ अलवी जो है वो एक बड़ा सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छा इंसान है, नो डाउट उनके ऊपर करप्शन के कोई एलिगेशंस नहीं है, कोई इल्ज़ामात नहीं है। लेकिन जी जिस तरह से वो आए, इमरान खान की मोहब्बत में वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, तो ये वो सदर साहब हैं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, ये वो शख्सियत हैं जिनके हुक्म के ऊपर
जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक सदारती रेफरेंस दायर हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और वो किया किसने? उस वक्त के वज़ीर कानून फरोग नसीम साहब ने। ये जो सदारती रेफरेंस था, इसके ऊपर बड़ा वावेला हुआ, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा, जजेस ने इस पर फैसला दिया। फैसला ये आया कि जो सदारती रेफरेंस है इसको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, इसको उठाकर मैलाफाइडी कह दिया गया, इसको उठाकर मुस्तरद कर दिया गया। फिर ये जो सदर मुमलिकत थे, इनके ऊपर एक और इल्ज़ाम ये भी लगा कि ये जो मौसूफ हैं, ये जो खैर से इमरान खान साहब की जब हुकूमत अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म होने लगी थी, तो उससे पहले खैर इमरान खान साहब को जब ये पता लग गया था कि जी अब मेरे जो है ना वो सहूलतकारों ने हाथ उठा दिए हैं और मुझे अब कोई नहीं बचा सकता, तो मुझे किसी का बाप भी नहीं बचा सकता, तो इमरान खान साहब जी यही सदर मुमलिकत को इस्तेमाल करते हैं। और जब कौमी असम्बली में वो जो करारदाद है, जो अदम एतमाद की करारदाद आती है, और वो कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर जो जाली वोटों के ऊपर 3 साल इस मुल्क की कौमी असम्बली को रिप्रेजेंट करता रहा, कासम सूरी, जो जाली वोट लेकर इस कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा, कितने शर्म की बात है कि स्टे ऑर्डर के ऊपर वो 3.5 साल इस कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा। तो वो क्या होता है, वो जो मौसूफ साहब है वो जी हुक्म देते हैं कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो मुस्तरद की जाती है, और पीछे से इमरान खान साहब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को कहते हैं कि जी आप असेंबलीज डिसॉल्व कर दें। कानून में नहीं लिखा, किसी आइन में नहीं लिखा कि अदम एतमाद आ जाए और आप असेंबलीज डिसॉल्व करने का कह दें। जब अदम एतमाद आई तो वोटिंग होनी है, वोटिंग होगी तो उसके बाद वो जो वोटिंग है उससे पता लगेगा कि वज़ीर आज़म एतमाद जो है वो एतमाद का वोट नहीं हासिल कर सके, वो एतमाद खो चुके हैं वान का, लिहाजा वो फारग। तो मौसूफ ने क्या किया, इमरान खान साहब ने कि जो उनको इस्तेमाल किया, और उनको इस्तेमाल करते 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 जो है वो करवा दिया, आरिफ अलवी साहब से फैसला करवा दिया कि जी आप जो है वो असेंबली तहलील कर दें। ये जो आरिफ अलवी साहब हैं जी, अब इन्होंने एक और भौंडी हरकत की है, और भौंडी हरकत ये की है कि जी मौसूफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो पार्लियामेंट को वापस भेजने का फैसला कर दिया कि जी जो सियासी जमातें हैं वो इसको एक बार फिर इसके ऊपर नजरसानी करें। और मौसूफ ने एक और हरकत ये की है कि वो इसको अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। आप समझ लें कि ये पाकिस्तान का पहला सदर देखा है जिसका कोड ऑफ कंडक्ट सियासी है, जिसका किरदार सियासी है, जबकि सदर मुमलिकत रियासत का वो नुमाइंदा, वो सतून होता है जो इंडिपेंडेंट, जो आज़ादाना फैसले करता है, जो खुद मुख्तार होकर फैसले करता है। लेकिन सर पाकिस्तान की तारीख में पहला सदर ऐसा आया है जिसका सियासी कंडक्ट है, और आप अंदाज़ा लगा लें कि इतना सियासी कंडक्ट परवेज़ मुशर्रफ का भी शायद ना हो। बहुत से आए सदर, ज़ियाउल हक साहब भी आए थे, याहिया खान साहब आए, अयूब खान साहब आए, उसके बाद ये जो मौसूफ हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब, फिर उसके बाद ये जो हैं आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब को तारीख इस हवाले से भी याद रखेगी कि ये एक मुतनाज़ सदर के तौर पर याद रखे जाएंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट के ही सेटिंग जज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक झूठा और जाली रेफरेंस इनके कहने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया, फैसला इनके खिलाफ आया। इमरान खान साहब की हुकूमत को बचाने के लिए, मतलब आप समझ लें कि उसको इमरान खान को एक सहारा देने के लिए, कि जब अदम एतमाद की तहरीक जो है उसके ऊपर वोटिंग होना थी तो मौसूफ ने फैसला कर दिया कि जी असम्बलियाँ टूट गई ने, असम्बलियाँ तहलील हो गई ने। तो इमरान खान की मोहब्बत में एक और फैसला दिया, उसमें भी मुंह की खाना पड़ी। फिर ये मौसूफ जो है इससे पहले जितने भी बिल्स आए गवर्नमेंट के, उसको कहते रहे कि जी मैं उसको पास नहीं करूंगा, मैं उसके ऊपर दस्तखत नहीं करूंगा, तो वो ऑलरेडी पास हो जाते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये ऑलरेडी पास हो जाएगा, ये खुद ब खुद पास हो जाएगा। सदर मुमलिकत इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं भी करते तो ये पास हो जाएगा। इसको अब आप अदालत में जाकर चैलेंज करेंगे तो पार्लियामेंट जो है वो अदालत से जवाब मांगेगी कि भाई कानून साजी तो हमने करनी है, कानून साज इदारा तो पार्लियामान है, पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट ही कवानीन बनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट एक पार्लियामेंट के कानून को कैसे कलअदम करार दे सकती है? सवाल ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत, जो अदालत उज़्मा है, पाकिस्तान की सबसे मोअज़्ज़ज़ अदालत है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वो अगर पार्लियामेंट के कवानीन को ही कलअदम करार देना शुरू कर देगी तो सर फिर रिएक्शन बहुत बुरा आएगा, रिएक्शन बहुत सख्त आएगा, और ऐसा रिएक्शन आएगा कि कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कैसा रिएक्शन आएगा। अब आते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने धमाका कर दिया, उन्होंने कोर्ट फैसला जारी कर दिया, और कुछ दिन पहले जो उन्होंने
हाफिज कुरान डॉक्टर को 20 इजाफी नंबर देने के हवाले से अज़खुद नोटिस केस की समाअत की थी, जो 14 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस का फैसला हुआ और अब उस केस का तफसीली फैसला आ गया। और जब इस केस का फैसला दिया था, जो 20 इजाफी नंबर दिए गए थे हाफिज कुरान डॉक्टर को, इसका फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद, ये 3 रुकनी बेंच बना। इसमें से 2 जजेस जो हैं, 2 जजेस जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने फैसला दिया और जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफ किया। जब ये फैसला आया तो चीफ साहब ने क्या डंडी मारी कि जी उन्होंने 6 रुकनी बेंच बना दिया। जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हैं उनको जी उस बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया और वो जो 6 रुकनी बेंच था वो 6 रुकनी बेंच बैठा और उसने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो केस है, जो उन्होंने फैसला दिया था अज़खुद नोटिस केस में, उसको मुस्तरद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उस 6 रुकनी बेंच की जो है ना वो वाट लगा दी है और उन्होंने फैसला क्या दिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने 6 रुकनी बेंच को, जो 6 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, उन्होंने कहा कि 6 रुकनी बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं है। इस फैसले के ऊपर उन्होंने इतराज़ उठा दिया जो 6 रुकनी बेंच ने जारी किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाफिज कुरान डॉक्टर के तफसीली, जो डॉक्टर हाफिज कुरान डॉक्टर का जो केस है उसका तफसीली नोट जारी कर दिया और रजिस्ट्रार इशरत अली साहब को 3 अप्रैल को ओहदे से हटा दिया गया था। रजिस्ट्रार ने हुकूमत का हुक्म ना मानते हुए 4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच का रोस्टर जारी किया। रजिस्ट्रार ने 29 मार्च के फैसले पर गैर कानूनी सर्कुलर जारी किया। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो केस का फैसला दिया है उसको मैं पढ़कर आपके सामने सुना रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि तफसीली नोट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कोई दूसरा बेंच अपील नहीं सुन सकता। नाम निहाद लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी थी, ना वो आईनी थी। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की और 8 सफ़ात पर फैसला जारी किया। मामूल के मुताबिक समाअत हुई तो 4 जजेस सोचते कि इनके सीनियर क्या कर रहे हैं, मतलब ये देख लें कितना सख्त फैसला आया। अदलिया का काम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है, इख्तियारात से तजावुज़ किया जाए तो जजेस के हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। तफसीली नोट के मुताबिक 6 रुकनी बेंच गैर आइनी था, इसलिए 29 मार्च का फैसला कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। लार्जर बेंच के हुक्म से आमराना झलक आती है जो आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ मास्टर ऑफ रोस्टर्स आइन में कहीं नहीं मिलता। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के केस का ये फैसला, जो हाफिज कुरान का जो केस है, जो हाफिज कुरान डॉक्टर को 20 इजाफी नंबर देने के वाले से जो केस था, उसका फैसला मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। फिर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं जी, उनका एक जो केस है, जो उन्होंने इस केस का फैसला दिया, उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा कि उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। लेकिन उससे पहले जो इसका कंक्लूजन है, जो इसका इख्तिताम है, उसके ऊपर आता हूँ। वो इंग्लिश में मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, अंग्रेजी में। सिंस द गैदरिंग इन अ कोर्ट ऑफ 6 distinguished judges was not permissible under the constitution or under any law, the Supreme Court order dated 29 March 2023 passed in case number 4 couldn't have been set aside by the 4 April note decision emanating from a courtroom overcast with the shadow of autocracy cannot display the constitution। अब ये जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का फैसला है, अगर आप इसको पढ़ लें, 20 इजाफी नंबर देने के वजह से हाफिज कुरान डॉक्टर को, उसमें जो अज़खुद नोटिस केस है, इसका जो फैसला है, ये फिर वो जो 6 रुकनी बेंच बनाया चीफ साहब ने। और मैं हैरान हूँ, वैसे चीफ जस्टिस साहब की अक्ल के ऊपर शायद पर्दा पड़ चुका है कि वो आमराना झलक नज़र आ रही है उनके फैसलों से। अदालत को वो किस तरह से पोलिटिसाइज कर रहे हैं, किस तरह से वो पोलिटिसाइज करते करते अदलिया को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये चीफ साहब जो है ना, अब उन्होंने क्या हरकत की, अब आप ज़रा आगे देखें वो डंडी कैसे मारी उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसला जारी किया, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उससे हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटवा दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ही हटवा दिया गया। अंदाज़ा लगाएं सर कि इस पाकिस्तान में
वो जो जजेस हैं जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं वो हमें पसंद नहीं है, और वो जजेस जो किसी के ताबे होकर काम करेंगे, जो किसी की मोहब्बत में काम करेंगे, जो कहेंगे कि जी ठीक है जी हमें जो है वो इसका कोई ना कोई नेमुल बदल मिलेगा, या हमें इसका कोई जो है वो इसका कोई फ़ायदा मिलेगा, या हमें जो है इसके कोई बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं हमें। लेकिन ये जो फैसला उठवाया जस्टिस फायज ईसा साहब का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, ये आखिरी कार्ड था, मैं ये समझता हूँ। ये जितना चीफ जस्टिस साहब इस किस्म की हरकतें करेंगे वो उतना ही एक्सपोज होंगे, और वो सिस्टम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान किसी जज का नहीं हो रहा, नुकसान किसी के फैसलों से नहीं हो रहा, नुकसान जो है वो किसी और का नहीं हो रहा। नुकसान सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब का हो रहा है कि वो जिस तरह से अदालत को चलाना चाह रहे हैं, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, और उनको कोई कह रहा है कि जी इमरान खान को जो है वो सपोर्ट किया जाए या उनके हक में फैसले दिए जाएं, तो सर सॉरी टू से ये पाकिस्तान की अदालतें ऐसे नहीं चलेंगी। ये इलेक्शन होंगे तो आइन के मुताबिक होंगे, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, आइन के मुताबिक होंगे, और आइन के मुताबिक ही इस मुल्क में फैसले होंगे। ये नहीं हो सकता कि किसी की माँ पर असम्बलियाँ टूटें और कहा जाए कि जी इलेक्शन करवा दो और जी इलेक्शन की डेट आप अनाउंस कर दें। भाई आपका काम ही नहीं है इलेक्शन की डेट अनाउंस करना। सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट कानूनी फैसले करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। ये 3 रुकनी बेंच ने जो इलेक्शंस का फैसला दिया है, मैंने आपको बताया था हवा में उड़ेगा। लेकिन सर मैं आपको एक खबर दे दूं आखिर में इस व्लॉग को वाइंड अप करते हुए कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अब उनको अपना जो है ना वो जाना नजर आ रहा है। आप समझ लें कि उनको ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि अब वो अपना जो ओहदा है, अपनी जो टर्म है वो शायद पूरी ना कर सकें, क्योंकि जिस किस्म के वो फैसले कर रहे हैं और जिस किस्म के वो फैसले हवास बाख्ता होकर कर रहे हैं, मेरा ख्याल है शायद उनको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अब उनका जाना कंफर्म है। और आप शायद ये खबर सुने, ये बहुत जल्दी सुने कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया है। कुछ भी हो सकता है, ये रेफरेंस की बात भी हो रही है। मुनीब अख्तर साहब, एजाजुल हसन साहब, जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि वो मुतनाज़ जजेज़ हैं, वो तासुब से भरे हुए फैसले करते हैं। सर अब ये पाकिस्तान में रंडी रोना नहीं चलना कि जी हमें कोई जो है वो हमारे भी जज्बात हैं, हम भी फैसला करेंगे, हम हुकूमत को कहेंगे कि जी पैसे लेके आओ इलेक्शंस करवाओ। ये काम नहीं होगा। काम होगा तो आइन और कानून के मुताबिक होगा, और फैसला हो चुका है कि इलेक्शन होंगे तो बंदयाल साहब के जाने के बाद होंगे, बंदयाल साहब के होते इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि मनसूबाकारों को पता लग गया है कि अगला मनसूबा इमरानिया प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला क्या है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि इनका मकू ठप दिया जाए, इनका मकू ठप दिया जाए, ताकि इनका जो है ना रंडी रोना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए कि इमरान खान को इक़्तिदार में लेके आना है। ये फैसला हो चुका है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कर चुकी है कि कोई गैर आइनी काम जो है उसमें मुदाखलत नहीं की जा सकती, कोई गैर आइनी काम जो है उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता, कोई गैर आइनी काम जो है उसके ज़रिए इमरान खान को गैर आइनी तरीके से इस मुल्क पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। ये फैसला हो चुका है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।